अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। सर्दी में अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए गायों की देखरेख। अच्छे उत्पादन के लिए लौकी की फसल में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें गाय की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आपने इनके प्रबंधन पर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो गाय के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन दोनों में गिरावट हो जाएगी। तो पशुपालक किस प्रकार से करें अपनी गायों की उचित देखभाल, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीके खरे। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में गौ पशुओं का पालन होता है। गौ पालन एक बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में हमारे यहाँ उभरा हुआ है। तरह तरह की एजेंसियाँ हैं, दुग्ध संघ हैं, जो गांव-गांव में जाके गौ पालन करवाते हैं, उनके दूधों को इकट्ठा करते हैं और दूध को ला करके उसका विपणन शहरी क्षेत्रों में करते हैं। अब गौ पालन का प्रश्न सबसे बड़ा ये आता है कि हमको गाय किस प्रकार से पालनी चाहिए। अगर हम उसके आवास के बारे में बात करें तो गौशाला एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जो ऊंची जगह पे हो, जहां जल भराव ना हो, उसके पास का समुचित पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था आदि सब उपलब्ध हो। ठंड के मौसम में पशुपालन करते समय पशुओं के आवास प्रबंधन पर खास ध्यान दें। पशुशाला के दरवाजे व खिड़कियों पर बोरे लगाकर सुरक्षित करें। जहां पशु विश्राम करते हैं, वहां पुआल, भूसा, पेड़ों की पत्तियां बिछाना जरूरी है। ठंड में ठंडी हवा से बचाव के लिए पशुशाला के खिड़कियों, दरवाजे तथा अन्य खुली जगहों पर बोरी टांग दें। सर्दी में पशुओं को सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद पशुशाला से बाहर न निकालें। शाम के समय ठंडक बढ़ने से पूर्व पशु को अंदर बांधें। सुबह धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर निकालें। पशु अगर हमको पालना है तो उसकी हमको आहार व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आहार व्यवस्था में हम जितना हरा चारा देंगे, अगर हम किसी एक पशु को 20 किलो हरा चारा रोज दे रहे हैं एक गाय को, और हम उसको दाना सिर्फ मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं, संवर्धन के लिए, तो उससे 8 लीटर दूध हम रेगुलर प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर हम उसको हरा चारा नहीं दे रहे हैं तो हमको उसके प्रति लीटर उत्पादन पे उसका आधा दाना देना पड़ता है, जिसका कि दर ज़्यादा होती है, दाम ज़्यादा होता है, तो दूध प्रति लीटर उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए हमको ये देखना है कि पशुओं के लिए समुचित मात्रा में हरे चारा की उपलब्धता हो। पशुओं को हम दाने के रूप में खली, चुनी, मक्का, दाना हम कुछ भी मिला सकते हैं। मक्के की जगह हम गेहूँ भी मिला सकते हैं। उनकी मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है। इस तरह से हम दाना अपना खुद अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। पशुओं को नियमित समय पे पानी मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूध के उत्पादन में गाय भैंस के लिए पानी एक बहुत महत्व का विषय है। उनके हौदे बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई होना चाहिए और उनको समुचित पानी मिलना चाहिए। सर्दी के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए। ठंड के मौसम में पशुओं को कभी भी ठंडा चारा व दाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पशुओं को ठंड लग जाती है। पशुओं को ठंड से बचाव के लिए हरा चारा और मुख्य चारा 1 से 3 के अनुपात में मिलाकर खिलाना चाहिए। दुधारू गायों से अधिक दूध लेने के लिए उन्हें मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु चारे में मिलाकर दें और ताज़ा व स्वच्छ पानी पिलाएं। पशु को सप्ताह में 2 बार
गुड़ जरूर खिलाएं। बिनौला, खल व खनिज मिश्रण का आहार में समावेश करें। साथ ही सेंधा नमक भी खिलाएं ताकि पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। इसके अलावा पशुओं में हमको समय समय पे विभिन्न रोगों का टीकाकरण कराना पड़ता है। इनमें कई प्रकार के रोग होते हैं। वायरस, जिसको कि हम हिंदी में विषाणु बोलते हैं, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रोग है मुंह खुरी रोग। इसके अलावा काउपॉक्स, ये भी एक विषाणु रोग है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जीवाणु रोग हैं, जिसमें घटसर्प के बाद है ब्लैक क्वार्टर, जिसको एक टंगिया रोग भी बोलते हैं। अतः हमको रोग का नियमित रूप से पशुओं में टीकाकरण का कार्य कराना चाहिए, जिससे ये रोग पशुओं में होने ही ना पाए। मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में आपको इसके बारे में जानकारियाँ दी हैं। आप इनका पालन करें और आप देखें कि आपको निश्चित रूप से पालन में कुछ फायदा नजर आएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेरे, चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है, उनकी फसल इस समय कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन फलन की अवस्था पर है और इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में इस समय कौन कौन से कार्य को करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ ओमवीर सिंह रघुवंशी से। किसान भाइयों, आज हम लोग लौकी के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे लौकी की फसल में खरपतवार प्रबंधन। तो लौकी की फसल में किसान भाइयों 2 से 3 आप होएंग जो है निंदाई गुड़ाई आप कर सकते हैं। इस तरह 2 से 3 गुड़ाई में आप अच्छे से जो भी खरपतवार रहते हैं रबी की फसल में आने वाले, उनको अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवार हैं किसान भाइयों, जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं किसान भाइयों, तो वो आपके मेन फसल के साथ प्रतियोगिता करता है किसान भाइयों। इसलिए खरपतवार नियंत्रण प्रमुख कारक है जो आपकी उपज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसान भाइयों। आप किसान भाइयों खुरपी की सहायता से, कुदाली की सहायता से, हाथों से भी आप कुछ खरपतवार को निकाल सकते हैं। इस तरह आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। जो लौकी की फसल है उसमें सिंचाई के बारे में बात करेंगे कि सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाए। किसान भाइयों, चूँकि अभी शीत ऋतु चल रही है, सर्दी का समय चल रहा है, तो जो सिंचाई करना है आपको लौकी में, वो 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपको करना चाहिए। चूँकि लौकी की फसल में 8 से 9 सिंचाई पर्याप्त मानी जाती है, इसलिए किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी नहीं देना है, क्योंकि लौकी की जो बेल रहती है वो पानी के प्रति संवेदनशील रहती है। 9 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको किसान भाइयों लौकी की फसल में सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे लौकी की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। जैसे कि जो अपना वर्तमान परिदृश्य चल रहा है किसान भाइयों, आपकी लौकी की फसल लगभग 30 से 50 दिनों की हो चुकी है। तो आपने जो आपका जो आधार जो मात्रा है, जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल, वो आप दे चुके हैं। इसके बाद जो शेष बची हुई मात्रा है, जैसे कि नाइट्रोजन जो अपन बचाते हैं बाद में डालने के लिए, तो आप उसकी जो शेष आधी मात्रा है वो आप सिंचाई के पानी के साथ किसान भाई डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई ड्रिप इरिगेशन का भी उपयोग कर रहे होंगे लौकी की फसल में। तो जो घुलनशील उर्वरक हैं, घुलनशील वो सिंचाई की जो विधि है आपकी ड्रिप इरिगेशन है, उसके साथ आप दे सकते हैं लौकी की फसल में। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे कि लौकी की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। तो सबसे प्रमुख कीट जो लौकी की फसल में आता है वो रेड पम्पकिन बीटल, जिसे लाल भृंग कीट बोला जाता है,
किसान भाई उसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि ये छोटे आकार का रहता है, लाल रंग का रहता है और आप इसको जो लौकी की पत्तियां हैं आपकी उसकी ऊपरी सतह पे आसानी से देखकर मिल सकता है किसान भाइयों। इसके नियंत्रण के लिए आपको किसान भाइयों जो अपना संपर्क कीटनाशी है आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ट्राइजोफास है तो 2 ml प्रति लीटर की दर से आप इसको उपयोग करके इसको आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों मैं आपको लौकी के एक प्रमुख कीट के बारे में और बताऊंगा। इसे फल मक्खी के नाम से जाना जाता है किसान भाइयों। जब लौकी की बेल छोटी रहती है और फूल से फल बनने की अवस्था आती है किसान भाइयों, तब ये फल मक्खी अपने अंडों को फूल के अंदर रख देती है किसान भाइयों। और उसी अवस्था में जैसे जैसे फल बनता है तो जो उसके अंडे हैं उनसे बच्चे निकलकर लौकी के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं किसान भाइयों। आप लोगों ने देखा होगा खेत में कि जो लौकी है उसके अंदर काटने पर इल्लियाँ दिखाई देती हैं किसान भाइयों। तो इसको नियंत्रण करने के लिए मिथाइल यूजिनॉल नामक प्रपंच बाजार में उपलब्ध रहता है किसान भाइयों। तो इसके उपयोग से इस मक्खी को आसानी से किसान भाइयों आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों अब हम लोग बात करेंगे लौकी में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो सबसे प्रमुख रोग जो है लौकी में लगने वाला वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे भभूतिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, चूने लासिता के नाम से भी जाना जाता है। कि मुख्य पहचान ये है किसान भाइयों की जो जब ये शुरू की अवस्था में आता है तो एक सफ़ेद रंग का पाउडर आपको पत्तियों में रूप में दिखाई देगा किसान भाइयों, जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है किसान भाइयों तो ये पूरे तने पे और जड़ों में सब में ये फैल जाता है किसान भाइयों। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहला जो आपका जो घुलनशील गंधक बाजार में उपलब्ध रहता है, जिसे सल्फेक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका 2% घोल तैयार करके आप इस पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आसानी से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों अब हम लोग जो दूसरा प्रमुख रोग है लौकी में लगने वाला वो मृदुल आसिता रोग है, जिसको डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। पहचानने के लिए पत्ती पर हल्के पीले रंग के आपको धब्बे दिखाई देंगे ऊपरी सतह पर। प्रत्यक्ष रूप से लौकी की फसल को नुकसान पहुंचाता है किसान भाइयों। और नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों आप जो आपका सिस्टमिक फंजीसाइड से कवकनाशी है, जैसे आपका डाइथेन जेड 78 है और जिनेब मैनकोजेब नाम से भी बाजार में उपलब्ध है और अन्य फफूंदनाशी भी बाजार में आसानी से उपलब्ध है किसान भाइयों। इनका आप छिड़काव करके इस बीमारी को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाई। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी अगली प्रस्तुति की ओर। मछली पालन किसानों के लिए आर्थिक लाभ का सबब साबित हो रहा है। नतीजा यह है कि मछली पालन के प्रति किसानों का मोह भी तेजी से बढ़ा है। इसका एक बड़ा कारण है कि वर्ष में 2 बार एक तालाब से मछलियां बिक्री के लिए प्राप्त की जा रही हैं, जिससे मछली पालक को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। यह लाभ आगे भी मिले, इसके लिए तालाब में मछलियों की देखरेख कैसे करें, आइए जानते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर से। सर्दियों के दिनों में मछली पालन में मुख्यतः 2 कारणों की वजह से दिक्कत आती है। एक तो यह है कि तापमान जो है बहुत कम हो जाता है और दूसरा यह है कि जो डे लाइट है यानी कि जो दिन है वो बहुत छोटे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमको कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि ये जो 2 कारण मैंने आपको बताए, जितनी भी समस्या आएंगी सब इन्हीं की वजह से आएंगी। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में मछली तालाबों के पानी का तापमान भी घटने लगता है, जिससे मछलियों की बढ़वार प्रभावित होती है। इसलिए इस समय मछली तालाब का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि जो तापमान कम हो जाता है, तो जो तापमान की बात है, तापमान में क्या होता है कि दिन में धूप खिली रहती है तो पानी का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और रात को शाम के बाद, धूप ढलने के बाद जो है तापमान एकदम कम हो जाता है। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से, तापमान अंतर की वजह से मछली में बीमारी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि पानी का जो लेवल है, जो स्तर है, 6 से लेकर 8 फीट तक मेंटेन करके रखेंगे। उससे क्या होगा कि पानी का जो स्तर है वो अपनी जो दिन में जो धूप से जो गर्माइश लेगा उसको रात भर वो होल्ड करके रखेगा, ताकि तापमान रात को एकदम से गिरे नहीं। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में तालाबों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मछलियां पानी की सतह पर आने लगती हैं।
पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए तालाबों में जगह जगह पर एरिएटर लगाएं या फिर तालाब में पानी को बौछार के रूप में गिराएं। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, तालाबों में मछलियों का उचित ढंग से विकास हो, इसके लिए सही मात्रा में संतुलित आहार मछलियों को देना पड़ता है। तो इसके लिए आहार में कौन कौन से पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में मिलाना है, आइए जानते हैं। दूसरा ये है कि तापमान कम होने की वजह से उसमें जो आपका डिकम्पोजिशन है, जैसे आप मान लीजिए फीड दे रहे हैं या फिर आप उसमें खाद दे रहे हैं, वो अगर मान लीजिए मछली यूज़ नहीं करती है तो सड़ती नहीं अच्छी से और नीचे सेटल होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सड़ते सड़ते नीचे का ऑक्सीजन यूज़ कर लेती है और वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये करना है कि फीडिंग कम कर देनी है, मछली को फीड कम देना है। तो औसतन आप जितनी पहले मछली को फीड देते हैं उससे 25% कम कर देना है। और यदि कुहासा है तो उस दिन फीड ना ही दें तो अच्छा है। और आपको जैविक खाद अगर आप दे रहे हैं तो जैविक खाद भी आप ना दें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका पानी में शायद खाद देने की ज़रूरत है तो आप अपने किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें, वो आपको बताएंगे किस तरह से खाद देने है, क्या कैसे करना है। किसान भाइयों, यदि 100 किलोग्राम मछली का आहार बनाना है तो उसमें चावल का कना 45%, सरसों की खली 45%, हड्डी का चूरा 6%, खनिज लवण 2% और नमक 2% को लेकर मिश्रण बनाएं और पानी को गीला करके जूट या प्लास्टिक में छेद कर तालाब में डालें। याद रहे, मछलियों को आहार सुबह के समय देना उचित रहता है। और तापमान में जो इतना वेरिएशन होता है तो उसकी वजह से मछली की इम्यून सिस्टम यानी कि उसकी जो रोग प्रतिशोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो आप देखेंगे कि सर्दियों में आमतौर पे मछली में कुछ आपको लाल रंग के धब्बे नज़र आएंगे या फिर सफ़ेद रंग के धब्बे नज़र आएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि मछली जो है उसमें कुछ रोग आना शुरू हो गया है। या फिर आप देखेंगे कि मछली जो फीड है, जो आप उसको फीड दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, वो अच्छे से ले नहीं रही है। मछली जो है वो एक्टिव नहीं है। या फिर एक और चीज़ देखी जाती है कि जब उसमें पैरासाइट आ जाता है मछली में, तो मछली जो है तालाब के किनारे में अपने शरीर को रगड़ना शुरू कर देती है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि शायद मछली में रोग आना शुरू हो गया है। तो आप अपने साथ में विशेषज्ञ को संपर्क करें। किसान भाइयों, समय समय पर मछली तालाब में जाल चलाकर देखते रहें। अगर मछलियाँ रोग ग्रसित दिखाई दे तो उन्हें लाल दवा घोल से उपचारित करें। साथ ही मछली विशेषज्ञ की सलाह से उचित प्रबंधनों को अपनाएं। और अगर जो मैंने आपको पहले बताया जो धब्बे वाला रोग है, जिसमें मान लीजिए सफ़ेद रंग का फफूंद टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, अगर वैसा मछली में आपको नज़र आ रहा है, अमूमन वो मछली के आपको पीठ पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब वो बहुत बढ़ जाता है तो मछली के जो शरीर का रंग है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो उसमें आप सिफैक्स एक दवाई है जो कि आप 1 लीटर 1 एकड़ में डाल करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेलहा, जिला रीवा के कृषक अमन ठाकुर ने। यह अलसी की फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अमन ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीसी जिसको अलसी भी कहा जाता है, रबी मौसम का बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है और इसका जो फसल लगभग 4 महीने का होता है और जब फसल में 50-60 दिन के बाद इसमें पुष्पन होने लगता है, फूल निकलने लगते हैं, कलियाँ निकलने लगती है और फल बनता है, उस समय प्रमुख कीट है जिसे हम फली छेदक कहते हैं, पॉट बोरर कहते हैं। ये जो पॉट बनता है उसमें फलियाँ बनती है अलसी में, उसके फलों को बाहर से खाया जाता है। किसान भाइयों, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में बात करें फली छेदक कीट की तो इसका प्रकोप फसल में शुरुआती अवस्था से ही शुरू हो जाता है
और यह आगे चलकर फलियों में छेद कर दाने को खाकर भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण किसानों को फसल से बहुत कम उपज मिल पाती है। तो किसान भाई समय रहते इस कीट का समेकित नियंत्रण किस प्रकार से करें, इन सब के बारे में जानते हैं। तो इसको बचाने के लिए रासायनिक विधि भी है और जैविक विधि भी है। तो रासायनिक विधि में आप इसमें इमिडाक्लोपीड नाम का जो कीटनाशी है 250 से 500 ml रसायन को 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। और पहला छिड़काव जब कलियां उसमें निकलने लगती है उसी समय करना है। उसके बाद फिर 20 दिन के अंतराल पर आवश्यकता के हिसाब से 2-3 छिड़काव कर देना है। तो ऐसा करने से कली मक्खी समेत फली छेदक का भी नियंत्रण हो जाएगा और आपका फसल जो है उसमें जो नुकसान होता है कीड़ों के चलते उसका नुकसान रुक जाएगा और आप भरपूर उपज ले सकते हैं। फसल में सूंडी कीट की रोकथाम के लिए शुरुआत की अवस्था से ही उपायों को अपनाना चाहिए। खेत में 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसके अलावा आप में टी आकार की लकड़ी की जगह खूंटियों को लगा दें, जिससे इस टी आकार के ऊपर पक्षी बैठें और इस इल्ली या सूंडी कीटों को खाकर नष्ट कर दें। किसान भाइयों, यदि फसल में 5 से 7 नर कीट दिखाई दें और जैविक एवं यांत्रिक तरीकों से नियंत्रित ना हो, तभी आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ जैविक कीटनाशी भी है, जैसे नीम से निर्मित बहुत सारे कीटनाशी बाजार में उपलब्ध हैं। उसमें से किसी एक का 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसको खड़ी फसल पर छिड़काव करेंगे तो इससे भी बहुत हद तक कली मक्खी और फली छेदक यानी पॉट बोरर का नियंत्रण हो जाएगा। और छिड़काव का जो अवधि होगा जब कलियाँ जब बनने लगती उसी समय पहला छिड़काव और उसके बाद 20 दिन के बाद 2 या 3 छिड़काव आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हैं। अगर कीड़ा का प्रकोप नहीं हुआ है तो जरूरी नहीं कि उसमें कीटनाशी का प्रयोग हो ही, कीड़ा का आक्रमण होने पर ही इसका उपयोग करना है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का।